हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। हाउ आर यू ऑल? सो जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है 18 इयर्स PYQs ऑफ गेट 2024 से लेकर 2027 तक के कौन से टॉपिक के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो मैं 22 गेट PYQs ऑफ 22 आज आपके साथ सॉल्व करूंगी। ठीक है, इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस आए थे। सो ये अगर PDF आपको चाहिए तो आप दी लर्न एंड ग्रो ऐप जो है हमारी, दी लर्न एंड ग्रो, इस ऐप को इंस्टॉल करिए और उसमें से ये PDF आप क्या कर सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है वो आपको वीडियोस के द्वारा मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली में मिल जाएंगे। सो यहाँ पे 2022 में हमारे पास 5 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है ये, लेट वाई अल्फा बिलोंग्स टू आर बी द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम। अगर कोई भी गिवन सॉल्यूशन आपका फिजिबल सॉल्यूशन है तो वो आपके कंस्ट्रेंट को ज़रूर सेटिस्फाई करता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो वाई फिजिबल सॉल्यूशन दिया गया है हमारी डुअल प्रॉब्लम का है, ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये हमें एक LPP दी गई है, इसकी हमें डुअल बनानी होगी और उन डुअल की कंस्ट्रेंट को हमारा फिजिबल सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डुअल बनाएंगे। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट ट्रू है। दैट मीन्स कि डुअल में जब आप ये फिजिबल सॉल्यूशन डालोगे तो आप अल्फा और एक कांस्टेंट, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू वहां से निकाल पाओगे, तो यहां से आपको पता चल जाएगी कि कौन सा आपका आंसर हो सकता है। तो हम पहले डुअल प्रॉब्लम बनाते हैं, जिसके लिए हमारा जो डुअल होगा वो मिनिमाइज टाइप का z होगा, क्योंकि मैक्सिमाइज टाइप का z हमें यहाँ पे गिवन है। तो डुअल विल बी मिनिमम ऑफ z विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, जो b की वैल्यूज थी वो कॉस्ट वेक्टर बन जाएंगी। सो इट विल बी 10 y1 plus 8 y2 सच दैट यह सब्जेक्ट टू कॉलम वाइज हम लिखते हैं। जो कॉलम हमारे पास गिवन होते हैं प्राइमल में वो हमारे क्या बन जाते हैं, रो वेक्टर्स बन जाते हैं हमारे डुअल के लिए। सो y1 plus 2y2, 2y1 minus y2, y1 plus 3y2। सिंबल मिनिमाइज टाइप का है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगेगा। राइट हैंड साइड में कॉस्ट वेक्टर्स आ जाएंगे 5 और 12। अब तीसरा यहाँ पे जो x3 है उसकी वैल्यू है ही नहीं कॉस्ट वेक्टर में, तो 0 ऑफ x3 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 एंड y1 कॉमा y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? अब मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ गिवन है y इज फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन है, इट मीन्स इट सेटिस्फाई द 3 गिवन कंस्ट्रेंट। इट मीन्स कि y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू अल्फा कॉमा -1, ट्रांसपोज मतलब क्योंकि वेक्टर है इसलिए अल्फा -1 ऐसा लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो सब में इसकी वैल्यू पुट करते हैं और तब देखते हैं कि हमें अल्फा का रिलेशन क्या मिलता है। सो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन मान के मैं इसमें लिखती हूँ यहाँ पे। सो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, अल्फा -2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 विच इम्प्लाई अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। Next, 2 alpha plus 1 is greater than equal to 12. So 2 alpha is greater than equal to 11 and alpha is greater than equal to 5.5. Third, यहाँ पे पुट कर रही हूँ alpha -3 is greater than equal to 0 imply alpha is greater than equal to 3. So अब आप चारों ऑप्शंस को देखोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हमें यहाँ पे मिल रहा है, सो दिस इज दी आंसर। क्लियर है सभी जनों को? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, गिवन है लेट A बिलोंग टू R M क्रॉस N, C बिलोंग टू RN एंड B बिलोंग टू RM। कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्राइमल प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि हमें ये एक प्राइमल प्रॉब्लम LPP गिवन है। क्या गिवन है, मिनिमाइज टाइप, इसको ZP मान लेते हैं, इक्वल टू C ट्रांसपोज X, सब्जेक्ट टू AX इज इक्वल्स टू B एंड X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट x 0 एंड y 0, तो सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में 0 लिखते हैं। ठीक है, या तो ऐसे सॉल्यूशन को दिखा देते हैं या ऐसे दिखा देते हैं। x 0 एंड y 0 बी दी फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्राइमल एंड डुअल। इसका मतलब इसका फिजिबल सॉल्यूशन तो x 0 हुआ, अब जो मैं डुअल बनाऊंगी उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, y 0 हुआ रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। दैट मीन्स कि जो ये गिवन स्टेटमेंट है, इस गिवन स्टेटमेंट के बिहाफ में कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मल्टीपल
मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके यहाँ पे सही होंगे। जब सारे ऑप्शंस के आंसर्स आप सही टिक करोगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं डुअल पे। डुअल बनाते हैं यहाँ पे, विच इज़ मैं उसको जेड वाई से लिख रही हूँ क्योंकि वाई हमें एक फिजिबल सॉल्यूशन दिया गया है। तो जेड वाई इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज वाई लिख सकती हूँ। ठीक है, सच दैट या सब्जेक्ट टू, यहाँ पे हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज, इसके रिस्पेक्ट में ही मैं बना रही हूँ एक्स, विच इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, तो सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगी तो सी ही मिल जाएगा, सी लिख दिया, एंड एक्स की जगह वाई आ जाएगा, एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरी एक डुअल बन गई। क्लियर। अब इस डुअल के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे आपको आंसर बताती हूँ, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि x0 y0 फिजिबल सॉल्यूशन है, तो हमारे पास एक थ्योरम रहती है विच इज कॉल्ड एज दी वीक डुअलिटी थ्योरम, विच इज कॉल्ड एज वीक डुअलिटी थ्योरम। वीक डुअलिटी थ्योरम क्या कहती है कि जब x0 y0 आपके फिजिबल सॉल्यूशंस हों, अगर मैक्सिमम टाइप की आपकी प्राइमल हो तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होगी, जो वो फिजिबल सॉल्यूशन बना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होगी मिनिमम ऑफ z ऑफ d से। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन zp का मिनिमम टाइप का है तो वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी मैक्सिमम टाइप ऑफ z ऑफ d से। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करके देख लीजिए। जब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ से वैल्यू आएगी और यहाँ से वैल्यू आएगी, इन वैल्यू को पुट करेंगे तो इसकी जगह लिखेंगे सी ट्रांसपोज, क्योंकि x0 y0 फिजिबल सॉल्यूशन है तो बन जाएगा x0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा b ट्रांसपोज, सो b ट्रांसपोज बन जाएगा साथ में y0। यहाँ पुट करोगे तो c ट्रांसपोज x0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू b ट्रांसपोज y0। अब हमारे पास दो आंसर्स तो आ गए। अब लेकिन हमारा जो गिवन प्राइमल है वो मिनिमाइज टाइप का है, इसका मतलब ये वाला हमारा परफेक्ट आंसर गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। तो कौन सा वाला है, सी ट्रांसपोज x0 इज ग्रेटर देन बी ट्रांसपोज y0। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन। क्लियर है। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो ये तो गलत हो गया, ठीक है। थर्ड में उसने कहा है x0 अब ऑप्टिमल है फॉर प्राइमल, दैट मीन्स x0 फिजिबल था, लेकिन फिजिबल में से ही तो एक ऑप्टिमल बनता है, तो उसमें से x0 आपका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमारे पास आती है स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम, जो ऑप्टिमल टेस्ट के बारे में, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के बारे में थ्योरम बताती है। वो कहती है कि अगर x0 y0 आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, तो जो zp है, चाहे मिन हो चाहे मैक्स हो, चाहे मिन टाइप का हो चाहे मैक्स टाइप का हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल का बराबर वैल्यू रखता है, चाहे मैक्स टाइप का हो चाहे मिन टाइप का हो, डुअल का क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के लिए बराबर वैल्यू रखता है। ठीक, तो इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा, सी ट्रांसपोज x0 बराबर होगा बी ट्रांसपोज y0 के, हर एक केस में मिनिमम के लिए भी और मैक्सिमम के लिए भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी ट्रांसपोज x0 इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज y0। कब, जब x0 ऑप्टिमल हो, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर। ये दोनों तरीके से x0 ऑप्टिमल हुआ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, y0 अपने आप ऑप्टिमल बन जाएगा। यहाँ से ये इम्प्लाई कर देगा कि y0 इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस तरीके से ये स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसने कहा ये दोनों बराबर हैं तो y0 आपका ऑप्टिमल अपने आप बन जाएगा, यहाँ पे x0 आपका ऑप्टिमल अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हुए तो हमारे इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा स्ट्रॉन्ग डुअलिटी से, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, और ये वाला स्टेटमेंट वीक डुअलिटी से। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर आपने एस.डी. शर्मा की बुक पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो पढ़िएगा एस.डी. शर्मा की ऑपरेशन रिसर्च की बुक, उसमें डुअलिटी के चैप्टर में ये दोनों थ्योरम्स बहुत डिटेल में दी गई हैं। नेम नहीं दिया गया, लेकिन इनको एज ए थ्योरम्स वहाँ दिया गया है और वहीं से लगता है कि ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, द 3 कंपनीज C1 C2 C3 सबमिट बिड्स फॉर द 3 जॉब्स J1 J2 J3, द कॉस्ट इन्वॉल्व पर यूनिट आर गिवन इन द टेबल। तो हमें कॉस्ट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट ऑफ द बिडिंग जॉब्स हमें दी गई है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमारे पास एक ही मेथड है विच इज कॉल्ड एज हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड में एक्चुअली हमारे पास काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, तो हम यहाँ पे स्टेप्स अप्लाई करके देखते हैं कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे मिलता है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कहता है कि आपको क्या करना है, रो रिडक्शन करना है। रो रिडक्शन मतलब कि हर एक रो में से स्मॉल एलिमेंट ढूंढिए, उसको सारे एलिमेंट में से सब्सट्रैक्ट करिए। जैसे 10 - 8 इज 2,
12 माइनस 8 इज 4 एंड 8 माइनस 8 इज 0। इसी तरीके से 9 ले लो तो 9 माइनस 9 इज 0, 15 माइनस 9 इज 6 एंड 10 माइनस 9 इज 1। इसी तरीके से 9 ले लो तो 15 माइनस 9 इज 6, 10 माइनस 9 इज 1 एंड 9 माइनस 9 इज 0। तो हमारे पास ये पहली रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ गई। अब हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेप पे, विच इज माई सेकेंड रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। सेकेंड रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में सेम प्रोसेस लेकिन कॉलम वाइज। अब जो न्यू रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है उसमें कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप पकड़ेंगे, उसको सारे एलिमेंट्स में से उस पर्टिकुलर कॉलम में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 0 माइनस 0 इज 0, सो सेम ही यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 1 है तो इसके रिस्पेक्ट में चेंजेस होंगे 3, 5 और 0। यहाँ पे 0 ही सबसे स्मॉलेस्ट है तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 बार रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ऑब्टेन करने के बाद अब हमें करना होता है जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट ही इसका मेन स्टेप है। आपको हर एक रो और हर एक कॉलम में जीरो असाइनमेंट फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब कि मैं इसको यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ जीरो असाइनमेंट के लिए। 2, 3, 0, 0, 5, 1 एंड 6, 0, 0। ईच रो में से हमें सिंगल जीरो चाहिए। अगर एक से ज़्यादा जीरो है तो हम स्किप कर देंगे उस पर्टिकुलर स्टेप को, उस रो को। तो यहाँ पे आते हैं, सिंगल जीरो मिला, इसको जीरो असाइन कर देंगे, लेकिन इस आने वाली कॉलम में एक भी जीरो है तो उसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट में आए, हमें यहाँ पे सिंगल जीरो मिला, यहाँ पे कोई भी इस कॉलम में जीरो नहीं है। सिमिलरली मूविंग टू द थर्ड स्टेप, हमारे पास थर्ड रो में एक सिंगल जीरो है एंड दिस पर्टिकुलर सेकेंड कॉलम हैज नो अदर जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, द जीरो असाइनमेंट इज कंप्लीट व्हेन we say that each row and each column has an assigned zero। अगर यहाँ पे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जीरो की प्रेजेंस नहीं होती, इन दैट केस वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज टिकिंग एंड लाइनिंग। ठीक है, वो आपको चैप्टर में दिया गया है, डिटेल में पढ़िएगा, कभी उस पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। फिलहाल हमें अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है, तो ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिला, इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन की जो कॉस्ट होगी वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये सारे के सारे जो अंदर एलिमेंट्स दिए हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट वेक्टर्स। यही हमें कॉस्ट वेक्टर दिया गया, तो हम जोड़ लेते हैं। इस पोजीशन पे क्या वैल्यू थी, कॉस्ट थी 8। इस पोजीशन पे क्या कॉस्ट है, ओरिजिनल मैट्रिक्स से देखेगा विच इज 9। इस पोजीशन पे क्या कॉस्ट है, ओरिजिनल मैट्रिक्स से देखेगा विच इज 9। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया 17, इसमें है 10 वैल्यू, यहाँ पे 10 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गई 10। So 8 plus 9 is your 17 and plus 10 is your 27. So 27 is your cost value. ठीक है, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये हमें एक एलपीपी दी गई है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा है। अब देखो, दो वेरिएबल जब भी इन्वॉल्व हो तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमेशा सबसे पहला चैप्टर लगाते हैं विच इज़ द ग्राफिकल मैथड। यहाँ पे भी हम ग्राफिकल मैथड लगाएंगे। ग्राफिकल मैथड की अप्रोच लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन लाइन्स को प्लॉट करने के लिए इनके पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो जब आप इसमें से पॉइंट्स निकालोगे तो पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, एक x को 0 रख दो तो y की x2 की वैल्यू, x2 को 0 रख दो तो x1 की वैल्यू निकलेगी। तो मैं x1 को अगर 0 रखती हूँ तो x2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 6। इसी तरीके से इफ आई पुट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0, x1 आई गेट एज 4। सो आई गॉट द 2 पॉइंट, आई प्लॉट इट इन अ ग्राफ। इसी तरीके से इसमें करोगे, सो वील गेट द वैल्यू एज -1, 0 एंड 0, 1। सो सेकेंड वाले को प्लॉट करते हैं, -1, 0 एंड नेक्स्ट इज योर 0, 1। दिस इज योर सेकेंड लाइन। ठीक है, नीचे यहाँ पे आना चाहिए 0, 0 और 1। नेक्स्ट इज 0, 6, 0, 6 एंड द पॉइंट इज 4, 0। सो 4, 0। फोर 0। ठीक है, अब शेड करते हैं रीजन। लेस देन का सिंबल है तो दैट मीन्स द इनर मोस्ट रीजन, ये वाला और यहाँ से ये वाला। सो फिजिबल रीजन क्या हुआ, उसके कॉर्नर पॉइंट्स A, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। B कैसे निकलेगा, 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 12, देन -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, इसको 3 पुट करके देख लो तो वहाँ जाएगी, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पुट करूँगी तो 3, तो x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ वैल्यू क्या हुई, 2 और 3। अब हमारे पास आंसर्स आ गए। z निकालते हैं, ZA फॉर द पॉइंट 0, 1, ZB फॉर द पॉइंट 2, 3 एंड ZC फॉर द पॉइंट 4, 0। वैल्यू पुट करो
तो 0 1 पुट किस में करोगे, z में। z कितना है 6x1 प्लस 5x2, ये है आपका z, ठीक है, 6x1 प्लस 5x2। सो पुट करोगे तो 0 और यहाँ 5 में पुट करोगे, 5 इंटू 1 इज 5। नेक्स्ट यहाँ पे पुट करोगे 2, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 3 ज़ा 15 विच इज़ 27। यहाँ पे पुट करोगे तो 6 4 ज़ा इज 24। हमें z कैसे टाइप का है, मैक्सिमाइज टाइप का, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फाइंड करनी है। तीनों में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 27, सो 27 इज योर आंसर। उससे रिलेटेड वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 2 और x2 की वैल्यू क्या है 3। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सर्टेन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट्स P1 P2 P3 whose capacities are 15 25 and 10 units. The product is shipped by markets. तो ये हमें मार्केट्स दी गई हैं, ठीक है, और ये हमें प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। प्लांट्स हुज कैपेसिटीज आर दिस एंड द प्रोडक्ट इज शिप टू द मार्केट, ठीक है। ये प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स में मैन्युफैक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं वो मार्केट में रखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई हैं, ये मार्केट की रिक्वायरमेंट हमें दी गई है, और यहाँ पे जो ये प्लांट्स हैं इनकी कैपेसिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ हमें दी गई है कैपेसिटी और यहाँ पे हमें दी गई है रिक्वायरमेंट। क्लियर। सो यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन बाय दिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देखिए कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है तो आप सिंपल उसमें डायरेक्टली मेथड लगा सकते हो। जैसे इसने कहा है कि कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन बाय द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड से सॉल्व करिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। सो उसके लिए 15 प्लस 25 प्लस 10, सो आपका आंसर कितना हुआ 10 और 2 3 4 5 50 आ गया। यहाँ आपका 20 और ये प्लस 30 और ये 50। ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो इसमें हम डायरेक्टली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर दें। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है कि जब आप ये जो स्क्वायर ग्रिड या मैट्रिक्स जो भी है इसको लगाने के लिए नॉर्थ वेस्ट मतलब इस पर्टिकुलर पहले यहाँ से स्टार्ट करना होता है अपना एलोकेशन, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। कैसे करते हैं बताते हैं। तो उसके सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं। जो ये मैट्रिक्स दी गई इसकी कॉपी कर लेते हैं। 1 3 1 3 2 2 4 1 2 1 1 2। यहाँ है 15 25 और 10, फिर है यहाँ पे 10 10 10 और 20, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मतलब यहाँ से एलोकेशन स्टार्ट करो सबसे पहले एलिमेंट से। एलोकेशन मतलब कि जो ये कैपेसिटीज़ हैं और जो रिक्वायरमेंट है दोनों में से वैल्यू को सबसे मिनिमम वैल्यू को लेना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई 10, 10 का 10 एलोकेट कर दो। वैल्यू क्या बची 10 माइनस 10 इज 0। 15 में से 10 को हटाओगे तो वैल्यू बची 5। अब ये पूरी मार्केट में जगह नहीं है ये समझ लो, तो इस वाले कॉलम को आप खत्म कर दोगे। मूविंग टूवर्ड्स राइट 3 को एलोकेट करोगे, 5 और 10। मिनिमम क्या है 5, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 0 और यहाँ पे बचेगी 5। ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू फिनिश हो गई क्योंकि अब इस प्लांट के पास कैपेसिटी नहीं है और प्रोडक्ट बनाने की। अब मूव करते हैं टूवर्ड्स डाउन। 2 इसमें एलोकेट करो, 25 और 5 कितना एलोकेट होगा 5। यहाँ वैल्यू हो गई 0 और यहाँ पे बचेगी 20। इसका मतलब ये मार्केट में भी अब जगह नहीं है सामान रखने की। मूविंग टूवर्ड्स दी राइट साइड 4 को एलोकेट करो, 10 और 20 दोनों में से मिनिमम क्या है 10, तो यहाँ पे आएगा 0 यहाँ पे आएगा 10, 10 एलोकेट किया, इसको हटा दो। यहाँ मूव करोगे वैल्यू 10 एलोकेट करी, सो यहाँ पे ये 0 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 बच जाएगा। अब 2 एक तरीका ये है जब भी आप लास्ट एलिमेंट पे पहुँचे तो देखिएगा कि जो भी कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट है दोनों सेम वैल्यू बची होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 यहाँ भी बचे 10 यहाँ भी बचे 10, इसका मतलब एलोकेट होगा 10 माइनस 10 इज 0, 10 माइनस 10 इज 0। इसका मतलब क्वेश्चन सही डायरेक्शन में किया गया है। अगर ये वैल्यूज़ में डिफरेंस हो तो समझो बीच में किसी स्टेप में आपने कोई वैल्यू मिस कर दी है, ठीक है जी। मूविंग टूवर्ड्स इट्स आंसर, इसने हमसे कॉस्ट पूछी है तो कॉस्ट क्या करेंगे, जो कॉस्ट हमें गिवन है ये पर यूनिट हमें कॉस्ट दी गई है 1, ये इनके हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है वो हमने वैल्यू इस पे लिखी है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा 1 इंटू 10 रो वाइज जाना, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करिए। 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 20, 40 50 60 70 80 90 110 105। सो 105 इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे जो कॉस्ट इन्वॉल्व है बाय द हेल्प ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एंड दिस इज द बेसिक सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ योर 105।
क्लियर। तो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस 2022 के फिनिश कर दिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं 21 के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी। अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा बता दिया करिए क्या ही प्रॉब्लम है ना, और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। वाइल इसकी PDF आपको धी लर्न एंड ग्रो ऐप में मिल जाएगी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।